वेलकम बैक। खड़े हो जाओ भाई, आप खड़े हो जाओ। हाँ, सलीम वाले न्यूमेरिकल की जो वीडियो मैंने शेयर की थी वो पार्ट बी के तौर पे कितने मिनट की थी? अंदाजन 6-7 मिनट की। गलत बता रहे हो। आप खड़े हो जाओ। 18 मिनट्स की। एक्सेलेंट, आपने अटेंड किया। आपने अटेंड तो कमाल है, हद होगी। आप खड़े हो जाओ। स्टैटिस्टिक्स के थ्योरी के पास पेपर डिस्कस हुए थे। कितने मिनट की वीडियो थी? 5 मिनट की। एक्सेलेंट, बैठ जाओ। सलीम वाले सवाल में जो सबसे अच्छी एडजस्टमेंट थी वो एक तो थी रेंट के ऊपर टैक्स नहीं काटा था उसने, और उसमें जो 1,44,000 था वो आपको डिस्टर्ब करा था, तो एक तो उसको हमने जवाब दिया था। और दूसरा सिक्योरिटीज में 2-3 सिक्योरिटीज थी, ओवरऑल उनका 50,000 का गेन आ रहा था। उसको उल्टा के फिर हर सिक्योरिटी को और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को अलग अलग देखना था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी उस सवाल में। कितने लोगों ने अटेंड कर ली थी डिस्कशन? ओके, अच्छा, कितने लोगों से 50% सवाल हो गया था पहले ट्राई में? ओके, चलें जी। अब आज हमने न्यूमेरिकल करना है। पेज 448 पे आए। तो आज कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए एक छोटी सी थ्योरी की डिस्कशन जरूरी है। आपने जनरल टायर से मार्च के महीने में टायर खरीदे। जब आपने जनरल टायर से मार्च के महीने में टायर खरीदे तो आप परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए। जर्नल टायर से आपने मार्च के महीने में टायर खरीदे, आप परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए। ये परचेज आप कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अप्रैल में याद आ जाए, दोपहर को खाना खाना भूल गए। रात को खाना खाना जरूरी नहीं है, जब भी याद आ जाए खा लें। मार्च में परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए, अप्रैल में कर लें। नहीं याद आया मई में कर लें, नहीं याद आया जून में वो परचेज रिकॉर्ड कर लें। परचेज के बिल भी कई दफ़ा गुम हो जाते हैं हमारे से, तो भी हमें भूल जाती है परचेज रिकॉर्ड करना। जुलाई में कर लें, अगस्त में कर लें, नहीं याद आया सितंबर में कर लें। लेकिन बस बहुत हो गई यार, सितंबर के बाद आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये नहीं कि सोते हुए खाना खा रहे हो, तो दोपहर को खाना नहीं खाया, रात तक किसी भी टाइम आप खाना खा लें। किसी भी टाइम, रात को नहीं खाना, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। 4 बजे खा लें, 5 बजे खा लें, 6 बजे खा लें। सिमिलरली अगर आपने मार्च के अंदर कोई परचेज की तो सितंबर तक रिकॉर्ड कर लें। वो अगर अगस्त में मिल जाए बिल, अगस्त में रिकॉर्ड कर लें। जून में मिल जाए, जून में रिकॉर्ड कर लें। इट इज द लास्ट मंथ इन विच, नहीं, इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी, इस तक, बाय विच ही कैन रिकॉर्ड दी परचेज ऑफ मार्च। लेकिन अगले 6 महीने गिनने हैं, मार्च को डाल के नहीं गिना करना। इसलिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पढ़े। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन डिड नॉट डिडक्ट इनपुट। यार ये डिडक्ट इनपुट तो आपको पता है मुश्किल लफ्ज होते हैं। डिडक्ट इनपुट की जगह हम लिख लेते हैं डिड नॉट रिकॉर्ड परचेज। ये डिडक्ट इनपुट तो मुश्किल लफ्ज होते हैं, इसकी जगह हम लिख लेते हैं डिड नॉट रिकॉर्ड परचेज। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन did not record purchase within the relevant month, he may claim such tax. claim such tax का मतलब means के record such purchase। टैक्स इसलिए बोले कि परचेज पे 17% लगाएंगे ना। claim such tax का मतलब लिखे record such purchase। he may record such purchase in the 6 month, ना in the return of एनी ऑफ द 6। किसी भी घंटे में जो याद आ गया मैं खाना खा लूंगा, मेरा क्या पता। एनी ऑफ द 6 सक्सीडिंग टैक्स मंथ्स। तो बता दें जी, मार्च की भूली हुई परचेज अप्रैल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, हाँ। जून में रिकॉर्ड कर सकते हैं, हाँ। अगस्त में रिकॉर्ड कर सकते हैं, हाँ जी। सितंबर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जी। मार्च की भूली हुई परचेज अक्टूबर में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ये बहुत ही हो गई है, इसको क्या आप कहते हैं, हाई लेवल। ये हाई लेवल हो गया, ये यहां तक नहीं आपने जाना। क्लियर? ओके, चलें जी, चैप्टर 23 में आए, पेज नंबर 478। करें जी, सवाल शुरू करें। जी, न्यूमेरिकल्स में बता दें कि वर्किंग्स कौन सी होती हैं। डिविजिबल इनकम किसने बोला है? तो न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स वाला। वर्किंग 1 मुझे जरा रिवाइज कराना पड़ेगा, एक न्यूमेरिकल आपको मैंने करवाया हुआ है। भाई ये न्यूमेरिकल था, और इस न्यूमेरिकल में एक हमने वर्किंग की थी इनपुट की,
परचेज इंटू 17%, और एक वर्किंग की थी अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट। उसमें सेल मुझे याद है 2500 आ रही थी, और इस इनपुट 680 को इधर लाए थे और तीनों किस्म की सेल में अपोर्शन कर दिया था। तो ये इस किस्म का कोई न्यूमेरिकल होता है। जी, वर्किंग 1 हमारी होगी इनपुट टैक्स। लेकिन भाई इनपुट टैक्स ना या परचेज दो तरह की होती है, एक होती है परचेज मशीनरी की और एक होती है रॉ मटेरियल की। तो आज एक नई बात आपको बताने लगा हूं, मशीनरी की परचेज को हम अलग रखेंगे, जिसे आप फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं, बल्कि आप अकाउंटिंग की क्लास में भी इसी तरह करते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह अलग रखते हैं परचेज अकाउंट में, और परचेज ऑफ मशीनरी वगैरह मशीन अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो जिस तरह अकाउंटिंग की क्लास में रॉ मटेरियल की परचेज और फिक्स्ड एसेट की परचेज को अलग रखा जाता है, इसी तरह टैक्स की क्लास में आपने परचेजेस को अलग रखना है। तो एक परचेज के साथ मैं इनपुट टैक्स लिख रहा हूं, और दूसरी जो परचेज होगी उसके साथ भी मैं इनपुट टैक्स ही लिखूंगा, लेकिन ये इनपुट टैक्स होगा फिक्स्ड एसेट का, जैसे कि मशीन, और इसके अलावा अगर कोई और परचेजेस हुई तो वो इधर आ जाया करेंगी। बहरहाल लास्ट क्लास में सिर्फ हमने परचेजेस की बात की थी, इसमें हमने एक नई लाइन डाली, परचेज ऑफ मशीन। ओके, वर्किंग 2 तो आपको याद होगा क्या थी। अब इसके लिए 6-7 लाइनें काफी हैं, इसके लिए 2 लाइनें काफी हैं। लिख रहा हूं, और दूसरी जो परचेज होगी उसके साथ भी मैं इनपुट टैक्स ही लिखूंगा, लेकिन ये इनपुट टैक्स होगा फिक्स्ड एसेट का, जैसे कि मशीन, और इसके अलावा अगर कोई और परचेजेस हुई तो वो इधर आ जाया करेंगी। बहरहाल लास्ट क्लास में सिर्फ हमने परचेजेस की बात की थी, इसमें हमने एक नई लाइन डाली, परचेज ऑफ मशीन। ओके, वर्किंग 2 तो आपको याद होगा क्या थी। अब इसके लिए 6-7 लाइनें काफी हैं, इसके लिए 2 लाइनें काफी हैं। अपोर्शनमेंट ऑफ आउटपुट नहीं, वो सवाल किया करें जो मैंने घर में होमवर्क भी दिया था, इसके साथ ही एक सवाल, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट। उसमें सेल जो है वो हमारी 3 किस्म की होती है, टैक्सेबल, जीरो रेट और एग्जेम्प्ट सेल। सरासे को गाड़ी बेची, राणा टुंगा को श्रीलंका में गाड़ी एक्सपोर्ट कर दी, कोई 10-10 लाख वाली गाड़ियां होंडा बना के बेच रही है, हुकूमत ने कहा चलो इस पर टैक्स हम नहीं लगाते। ये आ गई हमारी सेल। ये इनपुट है, ये इनपुट है। वो जो इनपुट अदर्स वाला है यानी रॉ मटेरियल वाला, वो भी देखेंगे कितना रॉ मटेरियल किस किस गाड़ी में इस्तेमाल हुआ, और फिर इसी तरह देखेंगे मशीन कितनी इस्तेमाल हुई किस किस गाड़ी के बनाने में। तो ये हमने की थी। अब मैंने आज सवाल के अंदर 2 लाइनें नई डाल दी हैं, एक ये लाइन नई डाली है, और फिर एज इट इज इसको मैं यहां भी ले आया हूं, वरना लास्ट क्लास में ये 2 कॉलम थे सिर्फ, और इधर एक ही लाइन थी बस। तो मशीन जरा आज एक नई चीज आई है, इसको जरा अलग अलग रखना है। ओके, इसके बाद यार आज एक नई वर्किंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, दैट इज वर्किंग 3। उसमें कुछ भी नहीं है, टैक्सेबल सेल ना सवालों में जरा ज्यादा दी होती हैं, तो इसलिए टैक्सेबल सेल के लिए वर्किंग कर लेना बेहतर है। ये मेन वर्किंग नहीं है, जरूरत पड़े कर लें पेपर में, ना जरूरत पड़े ना करें, लेकिन ये वर्किंग कर लेना बेहतर है। वर्किंग 3 टैक्सेबल सेल। और आपको पता है टैक्सेबल सेल आगे 2 किस्म की हैं, बताएं। हाँ, एक्सेलेंट, रजिस्टर्ड, और इधर नहीं लिखना आपने, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। टैक्सेबल सेल 2 किस्म की है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड वाली सेल और चलें जी, अब सवाल पढ़ना शुरू करते हैं, यहां तक आप नोट कर लें, फॉर्मेट बन गया। आ जाइए इधर। Mr. Azhar has provided you the following information regarding the month of January 2011. Details of sales, details of supplies या sales. Local taxable sale to registered. Local या जीरो रेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को जीरो रेट कहते हैं ना, लोकल या जीरो रेट, लोकल। टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल। 2 बता दें आप कहां आएगी, क्लियर।
ये वो गाड़ियां जो सरासे को बेची हैं, लोकल टैक्सेबल गाड़ियां जो कि किनको बेची, रजिस्टर्ड डॉलेंस को बेची, होंडा ने डॉलेंस को बेची, ऐसे समझ लें। टू रजिस्टर्ड पर्सन 17% वाली या 17 जमा 3 17% वाली। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका क्या करना है? बताएं बताएं बताएं। इसमें एक एडवांस पड़ा हुआ है कितने का, इधर ऊपर देखना पड़ेगा आपको। इसमें एडवांस पड़ा हुआ है 30,000 का। अगर ये एडवांस ना पड़ा होता तो ये 2720,000 होता, लेकिन एडवांस इसमें 30,000 का पड़ा हुआ है। बता दें जी एडवांस को क्या करें। एडवांस का मतलब पता क्या होता है? पैसे आ गए हैं अभी सिर्फ, लेकिन अभी चीजें डिलीवर नहीं हो। अब अगर आप गौर से सोचें तो 2720,000 की चीजें डिलीवर हो गई हैं और 30,000 की चीजें डिलीवर सिर्फ पैसे आए हैं। 30,000 के पैसे आए हैं और 2720 की चीजें डिलीवर हो गई। अब टाइम ऑफ सप्लाई में पड़ा था, अच्छा ये पैसे जो आ गए हैं 30,000 के, तो जनवरी में तो पैसे आ गए हैं, एडवांस जनवरी में आ गया, तो ये डिलीवर कब होगी? फरवरी मार्च के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई के डेफिनेशन में? टाइम ऑफ सप्लाई इज द अर्लियर ऑफ व्हेन द कैश इज रिसीव्ड व्हेन द गुड्स आर। क्या मैं कह सकता हूं इस 30,000 के बारे में, इसके बारे में कि पैसे आ गए हैं एडवांस में, चीजें अगले महीनों में डिलीवर होंगी? क्या मैं कह सकता हूं अगर ये सेल में पड़ा है तो पड़ा रहने दें? क्यों पड़ा रहने दें? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन कहती है कि एडवांस पे भी टैक्स लगेगा, तो इसलिए 30,000 को अंडरलाइन करके लिखें, सेल में पड़ा रहने दें, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन कहती है एडवांस पे भी टैक्स लगता है। ओके चलें जी, लिखें सेल कितनी है? 27 रुपीज इन 1000 में कर लेते हैं सवाल। 2750 सेल टू रजिस्टर्ड। अगला पढ़े, लोकल टैक्सेबल सेल टू बुरे बच्चे। ये लोग आए होंगे, हमने इनसे कहा होगा अपना रजिस्टर नंबर 2, इन्होंने कहा होगा हमारे 11-12 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन हमने अपने आप को रजिस्टर नहीं। ये तो बुरे लोगों को सेल की है 2 लाख रुपए की सेल अनरजिस्टर्ड को, कितनी? 200। चलें आगे, क्या करें इसका? तीसरा पॉइंट क्या करें इसका? निकालें पेज 445। सफे का एंड। फॉर सप्लाईज स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल टैक्स शैल बी चार्ज एट द 15% ऑफ रिटेल प्राइस, 17% एट 17% ऑन, आगे लिखें नॉट डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस नहीं, कौन सी प्राइस बता दें जी? ये टिश्यू पेपर के डब्बे कोई दुकानदार अगर मुझे सस्ते बेच दे, उसकी अपनी मर्जी है, हुकूमत टैक्स किस पे मांगेगी? अब जरा आगे नजर मारें, और एक मिनट अगले सफे पे आए, और आपको ये बताया भी था, अगला सफा भी मेरा खुल नहीं रहा, अगले सफे पे आए, अगले सफे पे आके देखें 2 डब्बे बने हुए हैं, डब्बा बना हुआ है, डब्बे में लिखा हुआ है डिस्काउंट इग्नोर करना है। अगले सफे के टॉप पे आ गए हैं, 7 वाला सही जगह पहुंच गए, देख लें तो अगले सफे के टॉप पे डब्बा बना हुआ है, डब्बे में लिखा हुआ है डिस्काउंट को क्या करना है? इग्नोर करना है। किन आइटम्स के बारे में? थर्ड शेड्यूल के आइटम्स के बारे में, तो डिस्काउंट इग्नोर करना है। तो बल्कि किसके ऊपर रेट लगाना है? रिटेल प्राइस के ऊपर। अब बता दें जी उनकी रिटेल प्राइस क्या है? 1.5 मिलियन, लेकिन सेल प्राइस क्या है? 12 लाख। तो 12 लाख इज, लिख लें डिस्काउंटेड प्राइस है, लेकिन हमने डिस्काउंट इग्नोर करना है, तो रिटेल प्राइस इज 15 लाख। हमने उससे 12 लाख लिए हैं, पता नहीं क्यों। रिटेल प्राइस उनकी कितनी है जी? 15 लाख। बताएं जी सेल ऑफ ठंडी क्रीम जी 1500।
तो आप कल वाले मैसेज की बात तो नहीं आए? कल जो मैसेज आया था उसकी वजह से आया ये? कब फर्स्ट डे है ना आपका फिजिकल क्लासेस में? कल वाले मैसेज की वजह से आए हो? उर्दू में मैसेज नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। आगे चलें, चौथा पॉइंट पढ़ें जी। गुड्स टेकन फॉर प्राइवेट यूज, चीजें घर ले गया, अगर घर ना लेके जाता तो सेल करता। चीजें घर ले गया, अगर घर ना लेके जाता तो सेल करता। सप्लाई की डेफिनेशन में आए, सप्लाई सप्लाई सप पेज 438। सप्लाई में ये भी है चीजें घर ले जाना। सप्लाई मीन्स ऑल्सो इंक्लूड पुटिंग टू प्राइवेट यूज। तो इसको सोचना, याद रखना पेपर में इस तरह कि अगर ये चीजें बंदा घर ना लेके जाता तो बेचता, इसलिए ये इसकी क्या बन जाएगी? सेल या सप्लाई बन जाएगी। इसको आप इंट्रो की क्लास में ड्राइंग कहते थे, लेकिन ये हमारे अंदर में ड्राइंग नहीं होगी। अगर ड्रॉ ना करता तो क्या करता? बेचता। प्राइवेट यूज जी बोले। नेक्स्ट जी भाई, जिंदगी बचाने वाला नशा एग्जाम्ड गुड्स है ना यार, इसको छोड़ो, हमें क्या इससे। जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, इन ड्रग्स के हाथ में कहाँ है? बहरहाल लोगों का नाम रख दिया है मुझे, इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ा। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो ये कौन सी गुड्स हैं? सवाल वाला खुद कह रहा है एग्जाम्प्ट है, तो फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं, और हमें ये भी नहीं कहने की जरूरत सर आपने क्लास में बताया नहीं था ये एग्जाम्प्ट होती है। भाई सवाल वाले को भी पता है कि किताब में नहीं लिखी हुई, इसलिए आगे उसने लिख दिया ये क्या है? एग्जाम्प्ट है। और ये राणा टुंगा को गाड़ी बेची, एक्सपोर्ट सेल। क्लियर? अच्छा, एग्जाम्प्ट सेल बता दें कितनी? एग्जाम्प्ट यहाँ नहीं है और टैक्सेबल नहीं है। एग्जाम्प्ट क्या? ये जो चीजें एग्जाम्प्ट हैं कोई भी हमारी, मिसाल के तौर पे कोई गाड़ियां हम बना के बेच रहे हैं, हुकूमत ने के टैक्स नहीं लगना, तो उन पे टायर लगा के बेचे होंगे, उन पे टायर लगाए होंगे, टायर लगा के दिए होंगे, मशीन से गुजारा होगा, उनको गुजारा होगा कि नहीं? फिर एंड पे अपोर्शन करके फिर डेड करना है, वो मुझे याद है, अपोर्शन तो करने दे। ओके चलें जी आगे पढ़ें। अदर इंफॉर्मेशन से पहले इधर आ जाए। पॉइंट फोर है यार, डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशूड। तो यार ये जो डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशूड है ना, तो आपको इसकी परेशानी होने की जरूरत नहीं कि डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने ना डेबिट क्रेडिट नोट मैंने आने वाले दिनों में आपको पढ़ाने हैं। फिलहाल ये फिक्रा इंग्लिश का पढ़ के बता दें कि सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। दो फिरके पैदा हो गए क्लास के अंदर। सब स्टैंडर्ड हल्की फारग, सब स्टैंडर्ड सप्लाईज वर रिटर्न्ड टू वेंडर्स, आगे लिखे बाय अजहर। साथ वाले से पूछिएगा अजहर कौन है, बड़ा मारना है मैंने। साथ वाले से पूछिएगा अजहर कौन है, बड़ा मारना है मैंने। सवाल की पहली लाइन पढ़ें, अजहर। कितने लोग सोच में पढ़ गए थे अजहर कौन है? एक तो शर्मा रहे हैं। सब स्टैंडर्ड सप्लाईज वर रिटर्न टू वेंडर्स बाय अजहर। अब जरा बताएं क्या बनेगा? ये सेल रिटर्न बनेगी, परचेज रिटर्न बनेगी? परचेज रिटर्न बनेगी। वर रिटर्न टू वेंडर्स बाय अस, तो हल्की क्वालिटी की चीजें हमने किसी को वापस कर दी। और प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट्स फॉर इशू, ये बताएं जी। गुड्स वर रिटर्न्ड बाय डिफरेंट टू अजहर, बाय कस्टमर, बाय कस्टमर नहीं, बाय कस्टमर। गुड्स वर रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स टू अजहर, तो कस्टमर ने हमें चीजें वापस कर दी। ये कौन सी रिटर्न है? फिलहाल मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूं, सेल की या परचेज की? सेल की। फिलहाल मैं सेल की कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो सेल की कैलकुलेशन में सेल रिटर्न डलवा दें। और ये सेल रिटर्न ना आपने बाय डिफॉल्ट हमेशा डलवाया करनी है, यहाँ पे रजिस्टर्ड बंदों ने चीजें वापस की होंगी, ये सेल रिटर्न बाय डिफॉल्ट आपने यहां डलवाया करनी है। लेस बोले, सेल रिटर्न जी बोले 250। क्लियर? चलें जी, तो तैयार करवा दें। 4-2 नोट कर लो भाई आप भी।
उस वक्त से भाई ने ये नोट किया है, ये बार स्केच बना रहे थे। सलीम वाला न्यूमेरिकल की डिक्शनरी अटेंड की थी कल? कल सोना और बीना वाली, और आज सलीम वाली करोगे? नहीं आज कोई नहीं, मैंने अपलोड करनी बहुत हो गया बस। मेरी भी घर वाले कहते हैं बात कर दो, इधर भी आके बढ़ाती रहते हो, पहले कमरा ढूंढना पड़ता है, कहाँ पे आवाजें नहीं आ रही। आ रही ना, थोड़ी सी आ रही थी ना, कल आ रही थी, कल तो नहीं आ रही होंगी, पिछली में आ रही होंगी। ओके अच्छा जी, तो सब स्टैंडर्ड सप्लाईज वर रिटर्न टू वेंडर्स 1,40,000 और 2,50,000। तो इस फिलहाल हम 2,50,000 को लेते हैं, परचेज रिटर्न को छोड़ें, परचेज रिटर्न को छोड़ें। अच्छा जी आगे मूव करें। सेल बता दें टोटल आपकी कितनी बनी, वो उसको ले आए ना इधर, हिम्मत करने रहो 2-3 लोग, उसको उठा के लाएं। 4250। अब आपकी सेल बता दें कितनी बन गई? 10,250। चलें जी, सेल वाली साइड फारिग हो गई, अब परचेज वाली साइड पे हाथ फेरना है। बकरा ज़िबा हो गया, अब मुर्गी की तरफ आ जाए। अब मुर्गी पे हाथ साफ करें। अच्छा जी, एक नई मशीन खरीदी है फॉर रुपीज 3 लाख। कैलकुलेटर पकड़ो, इनिशियल अलाउंस 3 लाख इंटू सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पढ़े हैं, इनकम टैक्स के लॉ से बाहर आ जाओ। यहां कोई तस्वुर नहीं है डेप्रिसिएशन का, इनिशियल अलाउंस का। यहां परचेज पे 17 लगता है, यहां परचेज पे 17 लगता है बस। अ न्यू मशीन परचेज्ड फॉर रुपीज 3 लाख was commissioned into operation during January। अच्छा ये लाइन एक लिखी हुई है, all the above figures are where applicable are exclusive of, यानी सारी फिगर्स 100 पे पड़ी हुई हैं। तो ये 3,00,100 पे पड़ा हुआ है। इसी तरह बाकी सारी फिगर्स भी किस पे पड़ी हुई हैं? 100 पे पड़ी हुई हैं। अच्छा आप बता दो यार, ये हमारी परचेज वाली साइड आ गई है या सेल वाली साइड ये भी चल रही है? परचेज वाली। और मैंने कहा था परचेज और मशीन आपने अलग रखनी है। लेकिन एक बात याद रख लें यार, वर्किंग 1 के लिए ना, वर्किंग 3 के लिए नहीं, वर्किंग 1 के लिए आपने 7-7-17% लगाते रहने, ताकि आपको भूल ना जाए। आपने 7-7-17% लगाते रहने। तो इनपुट टैक्स मशीन का हो या रॉ मटेरियल वगैरह का हो, आपने 7-7-17% लगाते रहने। तो मशीन की परचेज बताएं जी कितनी है? 300 इंटू 17%, कितना आ गया? 51। और उस क्लास में भी हमने परचेज पे 7-7 लगा दिया था। ओके नेक्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स अमाउंटेड टू 1800। ये इस तरह ना बोला का इग्नोर करेंगे, कहो इग्नोर करें, ये डंके की चोट पर। ओके ये देखिए ना भाई, ये जो हमने न्यूमेरिकल किया था मशहूर जमाना, इसकी फिगर्स भी ऑलमोस्ट हमें याद हो गई हैं। पेज 465 पे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, इसमें मैंने क्या बात की थी? हाँ ये ऐसे बच्चे चाहिए, बाकी जाए। मैं कहता पहले 15 मिनट होंगे, बच्चे पेपर पढ़े होंगे, आपने सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल ढूंढ के काटना है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। ये हैवी सीन है यार। अल्लाह अकबर। परचेज अनरजिस्टर्ड, इसको डैश डाल के इग्नोर कर दें। असल में इसकी वजह ये बताई थी कि दुकान पे आप किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से चीज खरीदने जाए ना, तो वो 17% डाल के आपको बेच नहीं सकता, इसके से इग्नोर करना होता है। वापस आ जाएं जिथे थे, आगे बढ़ें। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ टैक्सेबल रॉ मटेरियल 17% लगेगा। फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अमाउंटेड टू 2600। 2600 में कोई 3 चीजें अलग से बता रहा है कि पड़ी हैं। जैसे आपको याद है सेल्स बिजनेस के न्यूमेरिकल्स में भी होता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड, एडमिन सेलिंग इंक्लूड। इस परचेज में कितनी चीजें पड़ी हैं? 3 चीजें पड़ी हैं। अच्छा अगर कभी ऐसी एडजस्टमेंट आ जाए कि परचेज में 3 किस्म की परचेजेस पड़ी हैं, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो आप इसको पड़ी रहने दें, या इसको माइनस कर दें, या इसको ऐड कर दें। बता दें कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? भाई एक बात सुन लें यार,
इस बैग के अंदर कैलकुलेटर भी है, रजिस्टर भी है इस बैग के अंदर, इस बैग में बॉल पॉइंट भी है, इस बैग के अंदर खुदा ना खास्ता सिगरेट भी है। अब 4 चीजें इसमें पड़ी हैं। अब मैं कहूं कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आप कहेंगे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो निकाल दें चीजें या पड़ी रहने दें। ये ऐड करने की कोई तुक नहीं है, वो तो पहले ही पड़ी है। तो सिगरेट को निकाल दिया जाएगा और बाकी चीजों को पड़ा रहने दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि बाकी तो जेन्युइन चीजें हैं, उसमें पड़ी हैं, पड़ी रहने दें। तो प्लस तो नहीं की जा सकती ना। तो एक बार याद रखिएगा, ये जो 2600 की फिगर अब आपको नजर आ रही है, इसमें आपने इन तीनों में से कोई फिगर खुदा के लिए प्लस ना कर दीजिएगा। खुदा के लिए कोई फिगर प्लस ना कर दीजिएगा पेपर में, वरना बड़ा भयानक होता है। 6 महीने नजर आएंगे आपको ऐसे ख्वाब में फिर। तो इसलिए इन तीनों में से किसी फिगर को आपने प्लस नहीं कर देना 2600 में, हो ही नहीं सकती ना प्लस, वो तो ऑलरेडी इंक्लूड है। 2 पॉसिबिलिटीज हैं जी, क्या करना है? या तो पड़ा रहने दें, इग्नोर कर दें, या पड़ा रहने दें या इग्नोर कर दें। कौन बोले? ओ यार खुदा का खौफ करो, ये एक ही बात है। या पड़ा रहने दें या इग्नोर कर दें, एक ही बात है। या तो इग्नोर कर दें या लेस कर दें। तो कोई फिगर किसी में पड़ी है, या तो लेस कर दें या इसको इग्नोर कर दें। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप लिख लें तीनों में से किसको लेस करना है, किसको इग्नोर करना है। कर लिया? अच्छा यार, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं तीसरे नंबर वाले पॉइंट से। यार परचेजेस है 2600, उस 2600 में ये जो 3000 है ना, 3000 ये एक 2 नंबर बिल पड़ा है, फेक बिल पड़ा है। वैसे इस बिल को पढ़ा रहने दें, इस परचेज पे 17 लगा लें, हुकूमत लगाने देगी। 2 नंबर बिल हमने अपनी कोई किताबों से मिलामन होकर अपने वैसे हुकूमत को दिखाने के लिए 2 नंबर बिल बनाया हुआ है। इस बिल को हुकूमत मानेगी नहीं मानेगी? नहीं मानेगी। कोई लॉजिक तो देने की जरूरत नहीं मुझे, या समझ आ जाएगी बात आपको। अब मैंने टायर खरीदे हैं, अब टायर खरीदे हैं जनरल टायर से धड़ाधड़, एक बिल नीचे नजर आया रशीद टायर वाले। हुकूमत ने ये कहां बनने शुरू हुए हैं? ये हमने अपने से ही बिल बना के रखा हुआ था, हमारी तरह दिल चाहता परचेजेस ज्यादा हो, टैक्स कम देना पड़े। तो इस परचेज में गलत परचेज पड़ी है, इसको यहां से क्या कर दें? माइनस कर दें। आए 2-3 बंदे हिम्मत करें जरा, आए इधर माइनस करने। इधर बड़ी फिगर है हैवी। टोटल परचेज कितनी है रजिस्टर्ड बंदों वाली? 20। इसमें से क्या माइनस करें? 3 करें। फेक इनवॉइस सबर, बाकी 2 को करके एक ही बार इकट्ठे लेके जाने हैं। पीपल आर इन हरी, आई थिंक टेस्ट देने आज, इस वजह से जरा जल्दी आप में लग रहे हैं जल्दी। ओके अब यार अगली मुझे बात बताएं, हमारा महीना कौन सा है? और इसमें 2 बिल पड़े हैं, एक बिल बहुत पुराने और एक बिल पुराना है। अपनी तरफ से बोल रहा हूं, एक बिल बहुत पुराना इसमें पड़ा हुआ है और एक बिल पुराना पड़ा हुआ है। जी हमारा कौन सा महीना है? जनवरी 2011। दिसंबर, नवंबर, मार्च। ओके अब हम हैं जनवरी 2011 में। परचेजेस में एक मार्च 2010 का बिल पड़ा है। जनवरी के महीने में मार्च का बिल परचेज में शामिल है। अभी हम एक प्रोविजन पढ़ के आए थे कि परचेज अगले 6 महीने में रिकॉर्ड हो सकती है अगर भूल जाए। क्या मार्च का भूला हुआ बिल सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, लेकिन अगर पिछली रात का भूला हुआ शाम को घर आए तो उसे चढ़ने पड़ती हैं कि रात तू कहां रहा, दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहा। तो ये रात का भूला हुआ है। आप बता दें मार्च में मैंने परचेज की थी, मैं भूल गया अप्रैल में रिकॉर्ड करना, भूल गया मई में, भूल गया जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर तक रिकॉर्ड कर सकता था। अब जनवरी में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, जनवरी में रिकॉर्ड नहीं कर सकता।
लेकिन आई एम वेरी अनलकी, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मार्च, और ये परचेजेस किस महीने की हैं? ऑब्वियसली जनवरी के महीने की हैं, 2600। तो 2600 की परचेज में किस महीने की परचेज पड़ी है? मार्च की। इससे क्या कर दें? लेस कर दें। कितने से? क्लियर? और आगे आए, परचेज में सितंबर की परचेज पड़ी है, जनवरी की परचेज में, सितंबर की परचेज कब तक रिकॉर्ड हो सकती है? अगले 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो शुक्र है जनवरी में हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब परचेज में पड़ी है तो क्या करें? पड़ा रहने दें, इंटू 17%, 439.45, 440 कर लें, राउंड करके 440 कर लें। अच्छा तो भाई हम इसको कह सकते हैं, जो पहले बुलेट वाली परचेज है ना, इसको हम कह देते हैं बहुत पुरानी, और इसको कह देते हैं 14,000 वाली को पुरानी। इसको बहुत पुरानी और इसको पुरानी। तो कौन सी परचेज बहुत पुरानी है उसे रिकॉर्ड करना नहीं बनता? मार्च वाली। लेकिन यार ये तो रिकॉर्ड कर चुका था, तो मार्च वाली परचेज कब तक रिकॉर्ड हो सकती है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। सितंबर 2010 तक रिकॉर्ड हो सकती थी, लेकिन उसने मार्च 11 में रिकॉर्ड कर ली है, जनवरी 11 में, इसलिए उसे क्या कर दें? माइनस कर दें। और सितंबर 2010 वाली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2011 में रिकॉर्ड हो सकती थी, और उसने कर ली है रिकॉर्ड, तो इसलिए इसको क्या करें? पढ़ा लें। ओके। अच्छा, इसमें अगर एक दो ऐसे ही मार्क्स लेने के लिए आपने बात करनी हो ना, वो आप करके आ सकते हैं। परचेज फेक इनवॉइस, ये हमने रिकॉर्ड नहीं करनी होती, इसलिए हमने माइनस किया है, ऐसा ही है ना। तो इसको जरा मार्क्स लेने के लिए अगर एक दो लाइन आप डाल दें तो बेहतर है। परचेज फेक इनवॉइस हमने रिकॉर्ड नहीं करनी होती, इसलिए हमने डैश डाल के शो कर दें एक दफा। और वो जो परचेज मार्च वाली थी, बहुत पुरानी वाली, बहुत पुरानी वाली, इसको भी हमने रिकॉर्ड इस साल, इस महीने नहीं करना था, इसलिए डैश डाल के जरा शो कर दें। जैसे वो उधर बिजनेस के न्यूमेरिकल्स में नहीं करते थे शो डैश डाल के, उस तरह का कर दें तो जरा बेहतर होगा मार्क्स लेने के लिए। कर ही दिया करें इस तरह आप। चलें जी, आगे चलें, आओ आगे। सब स्टैंडर्ड सप्लाईज वर रिटर्न टू वेंडर्स बाय अस, तो ये कितने की हैं? 140 की। ये वेंडर को हमने वापस कर दी 140, तो इसको परचेज रिटर्न में डालेंगे, लेकिन साथ साथ क्या लगाते रहना है? 17% परचेज रिटर्न। कितने की है? इंटू 24, 23.8, 24 जी टोटल करा दे। और ये 50। इधर लाओ, 0.5 अभी छोड़ दें, बाकी सवाल जरा मैं कर लूं। 0.5 अभी छोड़ दें। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि हमने गाड़ियां पाकिस्तान में भी बेची, बाहर के मुल्क में भी बेची, और कुछ गाड़ियां एग्जेम्प्ट सेल भी की। इन सारी गाड़ियों को बनाने में मशीन इस्तेमाल हुई होगी, ऐसी बात है। इन सारी गाड़ियों को बनाने में रॉ मटेरियल का लफ्ज़ यहाँ लिखा हुआ था, रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा। तो इन सारी गाड़ियों के बनाने में रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल हुआ होगा, मशीन भी इस्तेमाल हुई होगी, लेकिन हमें अलग अलग अवेलेबल नहीं है कि कहाँ कितना इस्तेमाल हुआ। इसलिए क्या करेंगे? इन दोनों को नीचे बुला लें, 416 आ जाओ, और तुम्हारे साथ कोई है तो उसे भी ले आओ। हाँ यार, ये एक नया बंदा मेरे साथ आज खड़ा हुआ है। अच्छा, इसे ले आओ यार, तुम्हें टेंशन ना लो, बस वो हम ले आओ, फिर हम इसको सेट कर लेंगे। 51। अब ये रॉ मटेरियल है सारा, जिससे हर किस्म की गाड़ी सेल हुई, और ये मशीन का सारा इनपुट है, जिससे हर किस्म की गाड़ी बनी सेल बनी। तो इसलिए अब आप ऐसा करें, इनको पोर्शन करना शुरू कर दें। 416 डिवाइड बाय 10250 मल्टीप्लाइड बाय 4250, 170 2.48, 172.48। चलो ठीक है, 173 जैसे भी करना है, कोई 1 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे हो जाए। आगे चलें।
80 162 3 4 5 6 पूरा हो गया ना 6। इस तरह कर लें, कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा कुछ 1 रुपया। ओके आगे पकड़े जी। 51 डिवाइडेड बाय 10250 मल्टीप्लाइड बाय 4250 21। 51 डिवाइडेड बाय 10250 मल्टीप्लाइड 4000 20। ओके अब इसका करना क्या है, ये तरह जाके पुराने न्यूमेरिकल में रिवाइज कराते हैं। ये पुराने न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था, टैक्सेबल सेल को फेस पे ले जाना है। आगे इसमें इनपुट का एक कॉलम डाला था, 2 नहीं डाले थे, और इसका इनपुट भी फेस पे लेके जाके माइनस करना है। जीरो रेट सेल को नहीं लेके जाना, क्योंकि सेल पे जीरो लगाएंगे फायदा कोई नहीं होगा। एग्जेम्प्ट सेल को नहीं फेस पे लेके जाना, क्योंकि एग्जेम्प्ट सेल एग्जेम्प्ट है तो इस पर टैक्स नहीं निकालना। एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट मैंने बताया था डेड होगा, और जीरो रेट सेल का इनपुट आपको रिफंड मिलेगा। ये सारी बात आपसे हुई थी, तो वो सारी बातें इधर लिख लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। ये लिखनी पेपर में नहीं होंगी, लेकिन आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं जी। ये जो 81 और 162, इसमें मैं बहस करने से पहले इधर आए सेल की तरफ। इस सेल पे जीरो लगाना है, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं, फेस पे लेके जाने की जरूरत नहीं। इस सेल पे टैक्स नहीं देना, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं। और मैंने कहा था ये वाला जो इनपुट है ये आपका हुआ करेगा, ये 162 भी डेड और ये 20 भी डेड। अब ये सारी चीजें फेस पे नहीं जानी। ये जो है 81, ये हुकूमत आपको करेगी रिफंड, बल्कि ये 81 + 10 टोटल करके रिफंड हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत आपसे खुश होगी आप चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह क्या बताई थी कि 2000 पे 0% लगाएं तो जीरो आएगा, तो जीरो आउटपुट आ जाएगा। जीरो में से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे पहली क्लास में अलग अलग करके समझाने के लिए। तो 2000 × 0% जीरो आ जाएगा, 0 - 81 - 10 = रिफंड। तो ऐसा करें, फिलहाल इन 3 फिगर्स को छोड़ें और न्यूमेरिकल के फेस पे आए और न्यूमेरिकल की चिन्ह पे बिल्कुल थोड़ी के यहां पे आके आप ये वाला 81 और 10 लिख दें। रिफंडेबल ऑन जीरो रेट सेल 91, ये रिफंडेबल होगा। ओके अब न्यूमेरिकल के फेस पे क्या रह गए हैं जी, ये 3 फिगर्स रह गए। तो ऊपर लिख लें मिस्टर अजहर सेल्स टैक्स फॉर द मंथ जनवरी 2011। ये लिखने के बाद अब पहला लफ्ज आप लिखेंगे यहां आउटपुट होता है सेल इंटू 17%, 4250 इंटू 17%। जी बताएं 723। अब आपने हजरात माइनस करने हैं इनपुट माइनस करने हैं। इसमें हमने एक एक्चुअल और 90% वाली बात पढ़ी थी, तो वो बात जरा मैं आपको बता दूं, वो मशीन के लिए नहीं है। मशीन का इनपुट आप सारा माइनस कर सकते हैं, वो बात सिर्फ मशीन के अलावा वाली परचेजेस के लिए है। तो ये बात जरा आपको एक जगह मैं पढ़ा दूं, आप निकालें पेज नंबर 449 451 पे सेक्शन है 8B। 451 पे सेक्शन है 8B। 8B में है सबसेक्शन 1, इसमें है दूसरा पैरा, दूसरी लाइन, यह लाइन तो चौथी बन रही है। इनपुट ऑन फिक्स्ड एसेट्स / कैपिटल गुड्स जिन्हें कहते हैं शेल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 90% ऑफ आउटपुट। इनपुट फिक्स्ड एसेट्स वाला, मशीन वाला, उसको आउटपुट के 90% तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। बात आसान सी है, जरा फेस पे देखें समझ आ जानी है आपको। ओके इनपुट बता दें भाई, मशीन के अलावा वाला कितना है। इसे इन दोनों को मैंने अभी दिखाया था ना, इसको फेस पे ले जाएं, इसको फेस पे जाके माइनस कर दें, तो 173 और 21। तो इनपुट बता दें जी एक्चुअल कितना है 173, और मशीन वाला 21। ये क्या चक्कर है, 173 को आपने आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिखा और इनर कॉलम में क्यों लिखा,
मोहतरम 173 की फेंटी फुंटी लगा के इसको आउटर कॉलम में लेके जाना है और 21 को एज इट इज आउटर कॉलम में ले जाना है। गेट के ऊपर चेकिंग हो रही है, स्टूडेंट चलो भाई इधर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, चलो तुम भी स्टूडेंट अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, चलो जी टीचर, अच्छा आप गुजर जाएं यार, आपका टेम्परेचर नहीं चेक करना हमने, आप पहली तो आप गुजर जाएं, आप परेशान ना हो, आप बारो बारी गुजर जाएं। तो 21 को बारो बारी रखना है, यानी 21 को फेस पे आपने डाल देना इस तरीके से। पीछे क्या रह गया 173। अब आप हजरात देख लें कि ये तीन फिगर्स फेस पे कहां जानी है, 4250, 173 और 21, और देखते रहें। ये तीन फिगर ऐसे फेस पे जाए। अब क्योंकि इन दोनों पे 17 लगा हुआ है तो इस पे सिर्फ 17 लगाने वाला रह गया, इस पे 17 लगाना होता है जी। बोले कितना था? 7। अच्छा तो भाई आवाज आनी बंद हो गई थी। सेल इंटू 17%, 723 ये एक्चुअल वाला इनपुट है और ये मशीन वाला है, इन दोनों पे 17 लगा होता है, सेल पे 17 में लगाना पड़ता है। अच्छा मेरा आपसे अगला ये सवाल है, आप हजरात तशरीफ अगर ले ही आए हैं तो मुझे बता दें कि ये कौन सा महीना है न्यूमेरिकल का? जनवरी। ये कौन सा महीना है? क्या आपको पता है कि पिछले महीने एक 90% की रिस्ट्रिक्शन वाली कैलकुलेशन परफॉर्म हुई होगी? चलिए मैं आपको फिर रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज हुई तो होगी, हुई होगी पिछले महीने, लेकिन हमें सवाल में दिया नहीं हो ना असल में कि क्या हुआ है, लेकिन उसका समरी दी हुई है वो मैं बताता हूं। पहले ऐसा करें, पेज 465 वाला जरा रूल रिवाइज करें, पेज 465 पे जो आपको पढ़ाया था वो रिवाइज करें। ये शायद आपको याद आ रहा हो, हमारा जो एक्चुअल इनपुट था वो था 462, याद आ रहा है? एक्चुअल इनपुट कितना था? 462, लेकिन हमने इसे रिस्ट्रिक्ट किया था 90% ऑफ आउटपुट तक। एक्चुअल कितना था? 462। माइनस करने को कितना दिया जा रहा था? 462। माइनस कितना करने दिया गया था? अब कितना हम माइनस नहीं कर सके थे, ये फिर कभी माइनस करने की इजाजत है, बिल्कुल है। इसे क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड। सिमिलरली अगर आप आज के सवाल के अंदर सारे हजरात तशरीफ ले आए तो 0.5 लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स क्रेडिट मुश्किल लफ्ज है, सेल्स टैक्स क्रेडिट कहते हैं इनपुट को, सेल्स टैक्स क्रेडिट मुश्किल लफ्ज है, सेल्स टैक्स क्रेडिट कहते हैं इनपुट को। क्रेडिट इसलिए कि वो माइनस होता है ना, इनपुट इसको वो लफ्ज यूज करते हैं, सेल्स टैक्स क्रेडिट। आसान लफ्ज लिख लो, इनपुट अंडरलाइन करके आप भी लिख लो, अपनी किताब पे लिख लो, देखो भाई देखो देखो ये लिख रहा है या नहीं लिख रहा, इसकी कोट लगने वाली। इनपुट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम दिसंबर 2010, गाइड इनपुट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम दिसंबर 2010 अमाउंटेड टू 700। ये पिछले महीने का जेन्युइन इनपुट है जो पिछले महीने कैरी फॉरवर्ड होने की वजह से इस महीने ब्रॉट फॉरवर्ड है। तो इसकी आज देखें, आज इसको पार कहां कराना है, इसको आज देखें कहां पार कराना है। जहां इस महीने का अपना जेन्युइन पड़ा हुआ है उसमें आपने प्लस कराना है। इस महीने का अपना कितना पड़ा हुआ है? 173। इसमें पुराना 700। अब ये हो गया जनवरी का अपना जेन्युइन और ये हो गया दिसंबर का ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ये आपको ब्रॉट फॉरवर्ड यहां पे शो करने की इजाजत है। अब आप बता दें एक्चुअल कितना है? 870। अब ये टोटल एक्चुअल है, टोटल एक्चुअल, यानी इसमें हमारे महीने वाला भी पड़ा हुआ है और दिसंबर वाला भी पड़ा हुआ है। इसे किससे कंपेयर करना है? 90% ऑफ आउटपुट से 651। कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था एक्चुअल, लेकिन कितना लोअर आया, मजबूरन कितना माइनस कर सकेंगे, फेंटी फुंटी लगा के बाहर ले आए इसको। अब आप अच्छा आप बता दें कितना माइनस नहीं कर सके कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कर लें, 873 माइनस करने को दिल चाह रहा था जो कि हमारा जेन्युइन था। लॉ मेकर ने कहा कि 651 माइनस कर लो फिलहाल, तो बाकी फिर कभी 222। यार ये जो 222 है ना, ये फरवरी के न्यूमेरिकल में यहां आ जाएगा। अब आपको उम्मीद है ब्रॉड फॉरवर्ड की समझ आ गई होगी। ये जो 222 है ना, ये फरवरी के न्यूमेरिकल में यहां आ जाएगा। लास्ट क्लास में हमने ब्रॉड फॉरवर्ड ऐड नहीं किया था क्योंकि कोई था ही नहीं, इस क्लास में हमने ऐड किया।
चलें जी, ये सब टोटल साथ साथ करवानी है, सब टोटल भी करवानी है। मैं ले लेता हूँ 70 51 समथिंग लेफ्ट। बुरे लोगों को चीजें बेची, इन पे कितना लगाना था, इन पे कितना लगाना था 17 तो लग चुका इन पे ऊपर, 4250 में शामिल हो गए, 17 तो लग चुका। इन पे कितना फर्दर लगाएं 3%, एड 3% फर्दर टैक्स ऑन सेल टू अनरजिस्टर्ड, 3% ऑफ 200। तेरी गाड़ी लेट हो गई, हम तो पहुंच चुके। टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट, चलें जी, रिवाइज करवाएं न्यूमेरिकल का फेस। इस पे 0% लगना है, इग्नोर कर दें। इस पे टैक्स लगना ही नहीं, इग्नोर कर दें, इनको डेड कर दें। ये हुकूमत से वापस मांग ले, ये 3 फिगर्स फेस पे ले जाऊं। तो आउटपुट किस पे निकालना है 42, इसमें से माइनस करने की इजाजत होगी इनपुट, अदर वाला और इनपुट मशीन वाला। ओके, अदर वाला एक्चुअल बता दें 173, मशीन वाला 21। अच्छा, ये कर लेने के बाद ना अब आपने यहां नहीं देखना, अब सिर्फ कैलकुलेटर की गेम है। अब वहां देखना ही नहीं आपने, छोड़े फिर, अब कैलकुलेटर की गेम है। कैलकुलेटर पकड़े, अब सब कैलकुलेटर पे होना है बस। इनटू 17%, सवाल पे जाना पड़ेगा मजबूरन, प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड 873। कहीं नहीं देखना, इधर ही सब कुछ अवेलेबल है, कहीं नहीं देखना इनमें दोनों में से। टू 22 इधर आ जाओ। क्या आप सम करेंगे चैप्टर 19, चैप्टर 25, चैप्टर 25 में आ जाएं। क्वेश्चन 4, 513 पेज। मिस्टर आजाद, सरासी के साथ जो टी आ रहा है उसका नंबर है गाड़ी पे है। Mr. Azad is registered person and engaged in the manufacturing of consumable goods. The following information for the month of February is available. ये आप इग्नोर कर दीजिएगा, इसकी वजह कल बता दूंगा। इसको इग्नोर करके सवाल सॉल्व कर दीजिएगा, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको CUT कर दें, कट कर दें, इसको इग्नोर करके आपका सवाल हो जाएगा। अच्छा, वजह कल बता दूंगा। सेल कौन कौन सी, 6000 टैक्सेबल, 4000 इधर आए, वर्किंग 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6000 इधर डालिएगा, 4000 इधर डालिएगा, जीरो रेट नहीं है कोई। परचेज कौन कौन सी, रॉ मटेरियल की और मशीनरी की। रॉ मटेरियल वाली परचेज पे 17 लगा के इधर लिखिएगा और मशीन वाली पे भी 17 लगा के इधर लिखिएगा। उसके बाद सवाल खत्म, उसके बाद रिक्वायरमेंट आ जाएगी।
हो जाएगा या डिस्कशन अपलोड होगी इसकी? हो जाएगा दोगी यार। ठीक है, जाएं साथ वाले को लेके। ओके, अल्लाह हाफिज़।